यहाँ पर बेसिकली हमारा पहला आर्टिकल है 10.2, पृष्ठ संख्या 454। यहाँ पर हम हर्षरूप शर्मा की किताब कक्षा 11 का सरल रेखा चैप्टर सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है रेखा की ढाल, तो आइए समझते हैं रेखा की ढाल क्या होती है। आप सभी जानते होंगे कि यदि कोई रेखा है वो अगर कार्तीय तल में खींची जाती है, जैसे कि अगर कोई भी रेखा है, ये मेरा एक कार्तीय तल है। कार्तीय तल में यहाँ पर आप जानते हैं मूल बिंदु होता है, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x डैश, y और y डैश। तो कार्तीय तल में जब भी कोई रेखा खींची जाती है, ठीक है, जैसे कि कोई रेखा खींच दी, तो रेखा क्या करती है, ये x अक्ष के साथ, ये x अक्ष है, y के साथ भी बनाती है फिलहाल, लेकिन अगर हम रेखा की ढाल की स्पेशली बात करें तो कोई खींची गई रेखा x अक्ष, यह है आपका x अक्ष, यहाँ से लेके यहाँ तक का x अक्ष के साथ दो प्रकार के कोण बनाती है। अब वो कोण कौन कौन से हैं, जैसे अगर मैं देखूँ, एक कोण तो ये बनाया थीटा, और दूसरा कोण एक ये बनाया, इस कोण का नाम होगा 180 माइनस थीटा। इस रेखा द्वारा बनाए गए दोनों कोण समपूरक कोण होते हैं। समपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल 180 अंश होता है। फिलहाल यहाँ पर हमारा टॉपिक भी है रेखा की ढाल। तो रेखा की ढाल पहले तो आपको ये समझना है कि किसी भी रेखा की अगर हमें ढाल निकालनी होगी तो ढाल निकालने के दो तरीके हैं, पहला एंगल के द्वारा यानी कोण के द्वारा, दूसरा पॉइंट्स के द्वारा। यहाँ पर हम पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं कि एंगल के द्वारा ढाल कैसे निकाली जाती है। तो एंगल के द्वारा ढाल निकालने के लिए आप ये समझिए, यदि कोई रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बनाती है, जैसे कि यहाँ पर थीटा कोण बनाया है, उस कोण का टेंजेंट उस रेखा की ढाल कहलाता है। मान लिया जाए अगर कोई कार्तीय तल में कोई अगर रेखा है और वो धनात्मक x अक्ष से 50 अंश का कोण बनाती है, धनात्मक x अक्ष से 50 अंश का कोण बनाती है, तो यहाँ पर रेखा की ढाल यम बराबर tan 50 होगी। हम लोग रेखा की जो ढाल है उसको यम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जैसा हमने जान लिया जो रेखा की ढाल होती है यम बराबर tan थीटा। ठीक, अब यदि रेखा की ढाल अगर समकोण हो, 90 अंश की है, तो उस रेखा की ढाल को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं यदि हम थीटा की जगह पर 90 रखें तो tan 90 जो कि अनंत हो जाता है। तो यदि रेखा की ढाल 90 अंश की है तो उस रेखा की ढाल को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आप धनात्मक x अक्ष से कोण कैसे बनता है जरा ये समझते हैं। मान लिया ये कोई आपकी रेखा है, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे जो ये लाइन है ये धनात्मक x अक्ष की लाइन है ये पूरी। अब ये धन x दिशा से, ये है धन x दिशा से जो एंगल बनता है, इसे हम लोग प्रवणता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर थीटा हो गया। अगर मुझे इस रेखा की प्रवणता चाहिए तो इस रेखा की प्रवणता हो जाएगी m बराबर tan थीटा। ऐसे एंगल नहीं बनाना है, इस तरह से ही बनाना है, क्योंकि धन दिशा है, ये धन दिशा मतलब राइट साइड, तो जो एंगल बन रहा है राइट साइड से ही बनेगा। अब हम देखेंगे रेखा की ढाल ज्ञात करना। यदि आपको दो बिंदु दिए हों, दो बिंदुओं पर निर्भर क्यों करती है रेखा की ढाल, जरा ये देखते हैं। जैसे ये कार्तीय तल है हमारे पास, कार्तीय तल में यदि हम कोई रेखा खींचते हैं, अब इस रेखा की ढाल एक तो यहाँ पर थीटा है, आप जानते हैं जो रेखा की प्रवणता होती है वो यम बराबर tan थीटा होती है। दूसरा, रेखा जो इस तरह से खींची गई है, इसमें अगर आप देखें तो इसके x और y बिंदुओं में कुछ परिवर्तन हुआ होगा। मान लीजिए सपोज यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, इसका नाम कुछ होगा, यहाँ पर भी कोई पॉइंट है, इसका भी अपना कुछ नाम होगा। अगर हम इसको मान लेते हैं x2, y2 और इस बिंदु को मान लेते हैं x1, y1, तो आप देखेंगे कि जो रेखा है, रेखा के y पॉइंट और x पॉइंट दोनों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन के द्वारा भी हम रेखा की ढाल को निकाल सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर, अगर इसको हम यहाँ से 90 डिग्री का बना दें, यहाँ से भी हम 90 डिग्री का बना दें, अब थोड़ा सा मिलाया जा सकता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो x1 होगी, क्योंकि इस बिंदु द्वारा x अक्ष पर चली गई दूरी x1 है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो x2 इकाई होगी। इस बिंदु द्वारा x अक्ष पर चली गई दूरी x2 इकाई होगी। दूसरा, हम अगर देखें यहाँ पर, अगर हम इसको भी इस तरह से मिला सकते हैं, मुझे थीटा चाहिए यहाँ पर ये थीटा बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, ये लाइन और ये जो लाइन खींची गई है अभी, ये लाइन, ये दोनों ही समांतर है। समांतर है तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा बनाया जा सकता है। दूसरा देखें, अगर आप ये अगर इस डिस्टेंस की बात करें, ये डिस्टेंस आपकी होगी y1, क्यों, क्योंकि इस बिंदु द्वारा YH पे चली गई दूरी y1 है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये जो आपको डिस्टेंस होगी ये होगी आपकी y2, क्यों, क्योंकि इस बिंदु द्वारा YH पर चली गई जो दूरी है ये y2 है। अगर इतनी y2 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम इतने की बात करें, आप देखेंगे इतना y2 है, इतना y1 है, तो जो इतनी डिस्टेंस होगी वो निश्चित ही y2 माइनस y1 होगी। और यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की हम बात करें
तो ये जो डिस्टेंस होगी ये x2 माइनस x1 होगी। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर भी हमको थीटा ही निकालना था, हम प्रवणता का एक फार्मूला जानते हैं, m बराबर tan थीटा। अगर यहाँ पर कोई ट्रायंगल बना दिया जाए, जैसे कि यहाँ पर नाम देते हैं a, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c। अगर ABC ट्रायंगल में मैं tan थीटा लगाऊं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर थीटा ये रहा, आप लंब पे जाएंगे यहाँ से लेके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि BC बटे आधार क्या होगा AB हो गया। अब BC क्या है, यहाँ पर y2 माइनस y1, तो यहाँ मैं रख सकता हूँ y2 माइनस y1 बटे AB क्या है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि x2 माइनस x1। तो ये भी आपका प्रवणता का फार्मूला होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट यानी कि पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर दोनों पक्षों में माइनस का कॉमन ले लिया जाए, y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। तो फिलहाल हमने यहाँ पर देखे कि रेखा की जो प्रवणता होती है, रेखा की जो ढाल होती है, ये दो प्रकार के फार्मूले होते हैं इसके। पहला m बराबर tan थीटा और दूसरा m बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो रेखाएं हैं, जैसे कि एक रेखा ये रही, दूसरी रेखा आपकी ये रही, तो ये दो रेखाएं समांतर होंगी। कब समांतर होंगी, अगर आप देखिए, मान लेते हैं चलो ये दोनों अगर समांतर रेखाएं हैं, तो यहाँ पर इस रेखा द्वारा, जो कि पहली रेखा है, इस रेखा द्वारा धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण यहाँ पर बनेगा, और उसी प्रकार इस रेखा द्वारा, जो सेकंड रेखा, द्वितीय रेखा हमारी, इसके द्वारा धनात्मक x अक्ष से बनाया गया कोण ये होगा। आप जानते हैं ये दोनों ही एक समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एंगल ये आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर भी थीटा होगा तो यहाँ पर भी थीटा होगा। अब अगर हम इस रेखा का अगर टेंजेंट लें, इस रेखा की अगर मुझे ढाल चाहिए होगी तो वो होगी tan थीटा, और इस रेखा की भी जो ढाल होगी वो भी होगी tan थीटा। अगर हम मान लेते हैं इसकी जो प्रवणता है m1 है और दूसरी वाली रेखा है इसकी प्रवणता m2 है, इस प्रकार दो रेखाएं समांतर होंगी तो उनकी जो प्रवणताएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अब हम देखते हैं रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। जैसे कि अगर हमारा कार्तीय तल है, इस पर अगर दो रेखाएं, जैसे कि एक रेखा कोई ये है, दूसरी रेखा आपकी ये है, अब ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है, तो लंबवत होने का क्या प्रतिबंध होता है, तो बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम देखें ये जो रेखा है हमारी, इस रेखा द्वारा यहाँ पर θ1 एंगल बनाया गया, और ये एक दूसरी रेखा है, इस रेखा द्वारा धनात्मक x अक्ष दिशा से θ2 एंगल बनाया गया। यहाँ पर चूंकि 90 है, क्योंकि यहाँ पर साफ है दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो θ1 होगा, θ1 यहाँ θ1 लिखा है, बराबर होगा 90 प्लस θ2 के। बहिष्कोण प्रमेय के नियम से आप जानते हैं कि किसी भी अगर त्रिभुज में जो बहिष्कोण होगा वो सम्मुख दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों में टेंजेंट लें, अगर हम tan ले लेते हैं तो इसको लिखा जा सकता है tan θ1 इक्वल tan 90 प्लस θ2। अब ये तो tan θ1 ही रहेगा, बराबर tan 90 प्लस θ आप जानते हैं cot θ2, tan 90 प्लस θ cot θ होता है, इसलिए ये हो गया। उसके बाद tan θ1 इक्वल माइनस का 1 बटे tan θ2, इधर चला आएगा, tan θ1 डॉट tan θ2 इक्वल माइनस का 1। ये हो गया आपका। यदि दो रेखाएं अगर लंबवत होंगी तो मान लेते हैं θ1 वाला है, इसकी जो प्रवणता है ये m1 है, और जो दूसरी रेखा जो धनात्मक x अक्ष से θ2 एंगल बनाती है, इसकी प्रवणता m2 है। तो इसके इस नियम के अनुसार m1 डॉट m2 बराबर -1। तो आपने दो बातें देखी, अगर दो रेखाएं आपकी लंबवत हैं तो उसका प्रतिबंध होता है m1 डॉट m2 बराबर -1, यानी कि दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के होता है। जबकि रेखाएं यदि समांतर होंगी तो उन दोनों रेखाओं की जो प्रवणताएं होती हैं वो बराबर होती हैं। हम अभ्यास 10A पहले का एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो बिंदु दिए हुए हैं, इसको हम मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। तो आप प्रवणता का फार्मूला m बराबर आप जानते हैं y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। वैल्यू रख सकते हैं y2 की वैल्यू है b कासेक स्क्वायर अल्फा माइनस y1 यानी कि b है अपॉन x2 a सेक स्क्वायर अल्फा माइनस का a। b दोनों पक्षों से ऊपर कॉमन हो सकता है, कॉमन ले लिया गया, कासेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बटे a सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होता है आप पहले सोचें। एक आपने नियम पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। दूसरा एक और पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर भी 1 होता है। ये दो नियम होते हैं, फार्मूले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं 1 को इधर ले आता हूँ, कॉट को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर अल्फा। तो इसकी जगह पर मैं कॉट स्क्वायर अल्फा रख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया कॉट स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होगा आपका टेन स्क्वायर अल्फा।
अगर tan ऊपर की ओर जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ tan स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1/cot स्क्वायर अल्फा, या यूं कहेंगे tan अल्फा बराबर 1/cot अल्फा होता है, उसी प्रकार ये भी है। तो tan यहाँ पर रखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका b/a cot स्क्वायर अल्फा बटे 1/cot स्क्वायर अल्फा। अब ये ऊपर की ओर चला जाएगा, तो आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा b/a cot टू द पावर 4 अल्फा। देख लेते हैं 1 का डी। 1 के सारे क्वेश्चन फिलहाल सरल हैं, तो आप स्वयं लगा सकते हैं। 1 का डी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 बिंदु दिए हुए हैं, अगर आप इसको देखें, ये आपका हो गया x1 y1 x2 और y2। यहाँ पर भी आपको प्रवणता निकालनी है। प्रवणता की आप जानते हैं m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। अब प्रवणता m बराबर y2 क्या है आपका 5 है, माइनस लगा दिया, y1 आपका 4 है बटे x2 कितना है -3 है, और फिर से एक बार माइनस, x1 कितना है 2 है। बस आपको इसको सिंपली सॉल्व कर लेना। 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, -3 -2 यानी -5। तो इसकी ढाल होगी वो -1/5 हो जाएगी। आइए देखते हैं सवाल संख्या 2। सवाल संख्या 2 में सभी सवाल ना बताकर केवल कुछ सवाल ही आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, जिसका x अक्ष के धनात्मक दिशा से झुकाव दिया हुआ है। अब अगर x अक्ष के धनात्मक दिशा से झुकाव आपका 45 डिग्री है, तो प्रवणता m बराबर आपकी हो जाएगी tan 45। tan 45 का आपको आंसर याद होना चाहिए, जिसका उत्तर होता है 1, यानी कि प्रवणता m बराबर आपका आ गया 1। अगर हम बात करें दूसरे वाले सवाल की, तो m बराबर tan आपने पहले रखा, आपको थीटा रखना है, क्योंकि tan के बाद थीटा रखा जाता है। थीटा यानी कि थीटा की जगह पर tan इनवर्स 2/3 होता है। फिलहाल यहाँ तक आपको इतना ही समझना है कि tan और tan इनवर्स जो होगा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर m बराबर आपका आंसर हो जाएगा 2/3। अगले सवाल की हम बात करें, यहाँ पर एक एंगल जो है x अक्ष की धनात्मक दिशा से जो झुकाव है 135 डिग्री का है, तो m बराबर आपका हो गया 135। तो m बराबर आपका हो जाएगा -1, क्योंकि tan 135 का आंसर होता है माइनस। सवाल संख्या 3, जैसे कि यहाँ पर दिया है कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2। इसका क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल कार्तीय तल में तो आप खींचना भली भांति जानते होंगे, तो उसमें कुछ विशेष बताने लायक नहीं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कार्तीय तल बनाया, यहाँ पर x है o, क्योंकि ओरिजिन है, x डैश, इसी प्रकार यहाँ पर y, यहाँ तो o ही है, ये y डैश। कार्तीय तल तो आप बनाने से भली भांति परिचित होंगे कार्तीय तल कैसे बनाया। अब यहाँ पर ये पॉइंट्स के नाम दे दिए, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं a, b, c और d। अब मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जैसा कि आपने त्रिभुज क्षेत्रफल पढ़ा रखा होगा, ऐसा करते हैं, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, a और c को मिला दिया हमने, तो हमारे पास कुल 2 प्रकार के त्रिभुज हो गए। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी के थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएंगे, बिंदुओं के निर्देशांक ध्यान से समझिएगा। दूसरा त्रिभुज ए सी डी के बिंदुओं के निर्देशांक एबीसी के हैं -4, -2, -4, 5, 0, 7, और ए सी डी के हैं -4, -2, 0, 7, 5, -5। तो हमें बेसिकली चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल तो आप सभी जानते होंगे, बिल्कुल वैसे ही रखते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3, मतलब इसको हमने माना है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखते हुए थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। आप लोग अगर अपनी फेयर कापी अपनी कॉपी में लगाएं तो फार्मूला जरूर से जरूर लिखिएगा। 1/2 होता है पहले x1 है यहाँ पर -4, x1 के बाद आता है 1 के बाद 2 आता है, तो y2 -y3, ये रहा 5 और -7, 5 -7। फिर x1 के बाद आती है बारी x2 की, तो -4, 2 के बाद आता है 3 और फिर 1, तो 3 है y3 यानी कि 7, और 1 यानी y1 रखना, लेकिन माइनस का, तो यानी प्लस का 2 हो गया। फिर ये हो गया। अब आपको रखना है x3, तो x3 तो आपका 0 है, 3 का आता है 1 और 2 यानी कि -2 और -5, ये हो गया आपका। हमने प्लस लगा दिया 1/2। अब हमको एसीडी का क्षेत्रफल रखना है, ये रहा आपका एसीडी। सेम यहाँ पर वही काम, पहले तो x1 आपका -4 है, ठीक है, -4, 1 का आता है 2 और 3, तो y2 जो कि आ गया 7, y3 यानी प्लस का 5, क्योंकि माइनस का 5 था तो वो माइनस होकर 2 बार प्लस हो जाएगा।
ये हो गया। उसके बाद x1 के बाद x2 आता है, x2 जीरो है तो जीरो लिखा। अब ब्रैकेट में कुछ भी लिखें तो पूरा जीरो ही होना, तो इसलिए हम आगे नहीं लिख रहे हैं। x3 की बात करें, x3 5 है ब्रैकेट में। x3 के बाद क्या आता है, x3 1 और 2 यानी माइनस का 4 क्यों, y1 माइनस y2 आएगा, माइनस का 2 आ गया आपका, माइनस का 2 और y1 माइनस y2 यानी माइनस का 7। ये हो गया 1/2 माइनस का 4, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 माइनस का 4 9, जीरो वाला कैंसिल आउट हो गया, प्लस 1/2 7 5 12 4 48 माइनस का 48, 7 और 2 9 होता है, 9 5 45 माइनस का 45। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, यहाँ पर देखें अगर हम प्लस का 8 माइनस 36 1/2 प्लस 1/2 8 5 13 3 हाथ से लग गए 4 8 9 93 जो कि माइनस का। यहाँ पर ये जो बेसिकली होता है, ये जो चीज़ होती है ये पूरी ये मॉड में होती है, ये मॉड में होती है। अगर हम एसीडी का क्षेत्रफल की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि एसीडी का क्षेत्रफल आपका नेगेटिव में आ जाएगा। एसीडी का क्षेत्रफल है वो पॉजिटिव का ही आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव का ही होता है। 28 36 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये 28 36 और 28 आ गया अपॉन 2 प्लस 93/2। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, यहाँ आप लिख लेंगे, क्षेत्रफल आपका ऋणात्मक तो होता नहीं है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आपका आ जाएगा 121/2 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मात्रक। एक काम और कर सकते हैं आप, यहीं से मॉड लेकर चलें वो भी उचित रहेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल संख्या 4, यहाँ पर लिखा है 2a भुजा का समबाहु त्रिभुज है एक प्रकार का, तो हमने कांटे तल खींच लिया। मुझे 2a का समबाहु त्रिभुज चाहिए और उसका आधार जो है y h के अनुदिश है। अब और साथ ही साथ लिखा है इस प्रकार कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पे है। ये मध्य बिंदु है आधार का, तो मान लेते हैं यहाँ तक a है और यहाँ तक a है, ये पूरा आधार है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का आधार को मान लेते हैं a और b, ये आधार हो गया। इसको मैं ऐसे मिला ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। यहाँ मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया। मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर हों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। 2a मात्रक, यहाँ पर भी 2a मात्रक और इसी प्रकार यहाँ पर भी 2a मात्रक हो गया। आपको जरूरी तो है नहीं कि जो समबाहु त्रिभुज है वो इधर ही बने, हो सकता है इधर ही बन सकता है, तो अपने हिसाब से हम इधर भी बना लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, जो त्रिभुज मेरा बना है इसके निर्देशांकों को पता करना है। ठीक, निर्देशांक को पता करते हैं। यहाँ पर जो निर्देशांक होगा बिंदु ए का, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने इस बिंदु ने x अक्ष पे तो जीरो दूरी चली है, लेकिन y अक्ष पे कितनी दूरी चली है, a दूरी। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का 2a है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो जाहिर सी बात है इतना तो a ही बचेगा, तो 0, a। इसकी बात करें इसी प्रकार ये 0, -a हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की a की दूरी है। अब अगर ये देखें, ये बेसिकली क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, ये पहले आप समझें। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा। यहाँ पर मुझे भुजा रखनी है, और चूंकि यहाँ पर जो भुजा है वो 2a मात्रक है, 2a रख दिया गया, तो उस 2 कैंसिल आउट हो गया। तो फिलहाल यहाँ जो ऊंचाई आएगी वो √3a आएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है √3a है। अब अगर मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो इस बिंदु ने x अक्ष पर जो दूरी चली है वो है √3a, लेकिन y अक्ष पर कितनी दूरी चली, कुछ भी दूरी नहीं चले तो 0। तो समबाहु त्रिभुज का जो निर्देशांक होगा वो होगा √3a, 0, 0, -a, या यहाँ पर भी जो बिंदु होगा, चूंकि बिल्कुल सेम ऐसे लंबाई यहाँ पर भी होगी, और लंबाई कितनी होगी √3a मात्रक। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ o बिंदु से लेकर के यहाँ मान लेते हैं a हो गया, b हो गया, c डैश, o से लेकर c डैश तक का भी जो दूरी होगी √3a होगी। तो इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा -3 √3a, 0। तो समबाहु त्रिभुज के जो निर्देशांक होंगे वो होगा √3a, 0, 0, a, 0, या 0, a, 0, -√3a, 0। तो ये आपके कुल 2 प्रकार के आंसर आएंगे। अगला सवाल, यहाँ पर कहा गया कि 3 बिंदु हैं जो कि एक ही रेखा पर स्थित है और हमें कुछ दिखाना है, हमें दिखाना है a/h + b/k = 1। अब चूंकि अगर एक ही रेखा पर है तो ऑब्वियस सी बात है, इनसे मिलकर बनने वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0 होगा। हमने 3 बिंदु लिखे, उसमें x1 y1 दर्शाया, त्रिभुज क्षेत्रफल लिखा। अब बस हमको त्रिभुज क्षेत्रफल में उसको रखना है। आइए रखते हैं, x1 h ब्रैकेट में y2 - y3 b - k प्लस यहाँ छोटा ब्रैकेट प्लस x2 यानी कि a ब्रैकेट में y3 - y1 y3 - y2 k y2 आपका b है, फिर प्लस x3 आपका 0 है, और ब्रैकेट में y1 भी 0 है, और y2 b बराबर 0। 1/2 को 0 पास भेज दे रहे हैं, 0 में हो गया ये आपका आ गया hb - kh मल्टीप्लाई किया प्लस ak - ab या ba जो भी लिख सकते हैं हम लोग, और ये 0 हो ही गया बराबर 0। अब लाना क्या, देखिए a h b k लाना है हमको। तो a वाले कौन कौन से हैं, a वाले ये हैं, ये इसमें देखिए a/h लाना क्या है, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं। मुझे लाना है a/h प्लस b/k = 1 मुझे लाना है।
इसमें अगर कुछ कटने लायक है तो देखें, कटने लायक भी कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर अगर ये लाना तो अगर इनको एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा एच के, एलसीएम लेंगे आप तो के कैसे मल्टीप्लाई होगा, के प्लस एच बी बराबर 1, तो आ गया के प्लस एच बी बराबर एच के आना चाहिए था। ये तीन चीजें आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास के है, एच बी भी है, एच के भी है, बी ए फालतू का है, बी ए क्यों आ रहा है भाई फालतू, यहाँ पर कहीं कुछ ना कुछ तो त्रुटि हुई होगी। एक बार सवाल को दोबारा देखते हैं। यहाँ पर एक त्रुटि हुई, यहाँ पर लिखा है y3 माइनस, यहाँ पर y1 होगा, y3 माइनस y1 तो जीरो था हमारा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे जीरो, तो एक का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो ए आएगा, यानी कि ये भी क्या होगा जीरो होगा। यहाँ तक आपका आ गया। अब आपने जो आपका सोल्यूशन पॉइंट है, जो आपको सॉल्व करके, जो आपको प्रूव करके लाना, आपने उसको सॉल्व करके देख लिया, तो ये बड़े आराम से बन सकता है। कैसे बन सकता है, यहाँ पर दिया मैंने एच बी प्लस ए के बराबर एच के, देखिए बिल्कुल वैसा ही है। अब इसके बाद कौन सी लाइन आएगी, ये वाली लाइन आएगी, बिल्कुल ऐसे लिखे दे रहे हैं हम, के प्लस एच बी बटे एच के बराबर 1। इसके बाद की कौन सी लाइन होगी, इसके बाद की बिल्कुल वही ए बाई एच प्लस बी बाई के बराबर 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। सवाल संख्या 8, यहाँ पर लिखा है पाइथागोरस का प्रयोग करे बगैर आपको साबित करना है, सिद्ध करना है कि तीन बिंदु दिए हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय के बिना हमें सिद्ध करना है, तो देखिए हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 अंश का होता है, और 90 अंश होता है तो ये बात हम भी जानते हैं। दो रेखाएं आपस में लंबवत होती हैं यदि उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बीसी की प्रवणता यदि हम निकाल लें और साथ ही साथ एसी की प्रवणता भी हम निकाल लें। थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बताते हैं आपको प्रवणता कैसे निकालनी है, आप लोग अपने हिसाब से अपनी पुस्तिका में ठीक से लगाएंगे। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं, चलिए इसी को देख लेते हैं हम लोग, कहीं से शुरुआत करते हैं। मुझे पहले बीसी की प्रवणता चाहिए, तो हम इसको ले लेते हैं भाई x1 y1 x2 और y2। पहले y2 माइनस y1 होता है, मतलब 5 माइनस का 4, ठीक 5 माइनस का 4 बटे x2 माइनस x1 3 माइनस का 4, 3 माइनस का 4। अब इसी की प्रवणता इसी यहीं से ले लेते हैं, चलो y2 चाहिए पहले, तो ये 5 हो गया आपका। यहाँ पर आया -1, लेकिन पहले से एक माइनस लगा था इसलिए +1 हो गया, अपॉन x2 यानी कि 3 और ये +1 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1 बटे कितना आएगा -1, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आएगा आपका 6 बटे 4। सवाल संख्या 8, ये हमारा एक माना हुआ चित्र था, तो इस माने हुए चित्र में फिलहाल 3 भुजाएं होंगी, चूंकि हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है और ये पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बगैर। तो यहाँ पर एक माना हुआ चित्र था, तो हमने माना था कि एबीसी है, तीनों पॉइंट्स मान लिए। सबसे पहले हमने बीसी की प्रवणता निकाली, जो कि आई मेरी -1। हमने एसी की प्रवणता निकाली 6/4, या थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर ले 2 3 6 2 4 3/2। एबी की प्रवणता निकाली तो 1। यहाँ पर अगर आप देखें कि बीसी और एबी की जो प्रवणताएं हैं इनका गुणनफल -1 के बराबर है। इसका मतलब एक बात स्पष्ट है कि चित्र हमारा ऐसे ना हो करके क्या होगा, बीसी और एबी जो होगा ये आपस में लंबवत होंगी, ठीक। अगर बीसी और एबी लंबवत होगा तो पहले मैं एबी खींच लेता हूँ, ये हो गया मेरा एबी, और फिर हमने बीसी खींच दिया बीसी और इसको मिला दिया, तो यहाँ पर आपको दिख गया मेरा जो एक्चुअल फिगर होगा वो ये वाला होगा। यानी कि यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ रेखा AB एवं रेखा BC आपस में लंबवत हैं, अतः यह सिद्ध होता है कि इन तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। सवाल संख्या 9, यहाँ पर लिखा है प्रवणता का प्रयोग करके सिद्ध करें कि कुछ बिंदु दिए हैं और ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हमने यहाँ पर एक चतुर्भुज खींचा, आपको दिख भी रहा होगा। अब यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको। सबसे पहले मैंने AB रेखा की प्रवणता निकाली। प्रवणता का फार्मूला वही कैसा बेटा सा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या किया, -1 -0 बटे -2 -4 लिखिए लिखा है। BC की प्रवणता BC, तो शुरुआत y से किया हमने, y से 0 -3 बटे 4 -3। अब CD की प्रवणता तो मैंने फिर से y से शुरुआत किया, 3 -2 फिर 3, और चूंकि डबल माइनस हो गया ना तो यानी यहाँ +3 हो गया। अब AD की बात करें, AD या DA जो भी कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ शुरुआत कर लिया हमने, -1 -2 फिर बटे -2, लेकिन यहाँ डबल माइनस हो गया तो यानी कि +3 आप निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे +6 आएगा, यहाँ -3 आएगा, यहाँ +6 आएगा और यहाँ पर भी -3 आएगा। तो तब सिद्ध होता है कि रेखा AB की प्रवणता बराबर है रेखा CD की प्रवणता के, रेखा BC की प्रवणता बराबर रेखा AD की प्रवणता के, अतः सिद्ध होता है कि जो शीर्ष है यह एक समांतर चतुर्भुज के ही शीर्ष। यहाँ पर सवाल संख्या 10, 11 और 15 तीनों ही सवाल एक जैसे हैं। इसमें से सिर्फ एक सवाल हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा -3, 4, ठीक, -3, ये रहा -3 और ये रहा 4। -3, 4, 2, 5 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक अन्य रेखा है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 और दूसरा x, 10। ये आपस में लंब है, ठीक, लंब है तो मुझे x का मान पता करना है। अच्छा, अगर लंब है तो जो इस रेखा की प्रवणता है, जो कि रेखा पहली रेखा है AB, इसकी प्रवणता क्या होगी, प्रवणता का वही तरीका 5 - 4 यानी 1/2, डबल माइनस हुआ यहाँ पर 2 + 3 यानी क्या हो गया 5। अब इसको रेखा में CD मान लेता हूँ। रेखा CD की प्रवणता क्या होगी, शुरुआत y2 से होती है, 10 - 3 यानी कि 7, x - 2। मुझे रेखा AB की प्रवणता मिल गई और रेखा CD की प्रवणता मिल गई, तो मैं लिखूंगा चूंकि रेखा AB और CD दोनों ही आपस में लंब हैं, अतः दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो बस हम डायरेक्ट कर देते हैं, 1/5
7/x-2 बराबर -1। आगे सॉल्व करते हैं। 7 बराबर, ये दोनों ही उधर चले जाएंगे, 5 ब्रैकेट में x-2, ये हो जाएगा 7 बराबर 5x माइनस का 10, ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 17, x बराबर 17/5। कंप्लीट हो गया। यहाँ पर त्रुटि हुई, यहाँ पर -5 होगा कि माइनस का था, ये दोनों उधर तो जाएंगे, लेकिन यहाँ -5 होगा, -5 लेकिन ये 10 प्लस का होगा, ये -5। और इसके बाद देख लेते हैं, 7 - 10 बराबर -5x, 7 - 10 यानी -3 बराबर -5x, ये से कैंसिल आउट हुआ, ये x बराबर हो गया आपका 3/5।